नमस्कार फ्रेंड, एक बार फिर से मैं आपके सामने स्वागत हूं। आज के वीडियो का टाइटल है कि गुजरात इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020 जो 2025 तक चलेगी उसकी स्कीम 2 क्या है। इससे पहले मैंने स्कीम 1 का वीडियो बना दिया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो लिंक ऊपर अभी हाईलाइट होगी और डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, तो प्लीज उसे पहले देख लीजिएगा। स्कीम 1 के अंदर किसी भी इंस्टीट्यूट को एंकर इंस्टीट्यूट बनना है तो उस इंस्टीट्यूट को 10 करोड़ रुपए तक की ग्रांट मिल सकती है। और वो ग्रांट कैसे मिल सकती है, कौन एलिजिबल है, क्या करना होगा। बेसिकली आप अगर एंकर इंस्टीट्यूट बनना चाहते हैं, 10 करोड़ की ग्रांट पाना चाहते हैं, तो गुजरात में अगर आपकी इंस्टीट्यूट है तो उस इंस्टीट्यूट के आजू बाजू में जो भी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस या ITI कॉलेजेस हैं उनका संपर्क कीजिए। अपने एक्सपर्टिज्म से अपने पास जो भी इंडस्ट्रीज है आपके एरिया में उनका संपर्क कीजिए, और इंडस्ट्रीज को जो भी रिक्वायरमेंट है स्किल की, उस स्किल के लिए एंकर इंस्टीट्यूट जो भी ITI या पॉलिटेक्निक के जो भी फैकल्टी मेंबर्स रहेंगे, जो भी टेक्निकल पर्सनल्स रहेंगे, उनको ट्रेन करेंगे। ये छोटा सा मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया है। बाकी की डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए आज हम स्कीम नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। तो स्कीम नंबर 2 है, अगर आपको ये पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए ना, वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से देख सकते हैं आप। बट अभी जो हम बात कर रहे हैं वो है स्कीम नंबर 2, और स्कीम नंबर 2 में आ रहा है शॉर्ट टर्म ब्रिज कोर्सेज बाय इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूट। ओके, तो यहां पर है द स्कीम विल बी नोन एज अ स्कीम of financial assistance for running short term bridge courses। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा किसके लिए? शॉर्ट टर्म ब्रिज कोर्सेज चलाने हैं उसके लिए। क्या लिखा हुआ है? एलिजिबिलिटी नीड बेस्ड स्पेसिफिक ट्रेनिंग कोर्सेज और कोर्सेज स्पेसिफाइड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NCVT, CGVT, सेक्टर स्किल काउंसिल एंड और अदर could be introduced in host institute, which should be the existing ITIs, polytechnics, engineering colleges, government affiliated institutions, center affiliated by any recognized university, center promoted by industries, universities with minimum 5 years of experience। तो host institution क्या है? अब ये लिखा क्या हुआ है पहले वो समझने के लिए चलो पहले स्टेटमेंट पूरा पढ़ लेते हैं। by industry partner which could be industries association committed to cause of skill development with minimum 10 years of experience। Both industry partner and host institute must be legal entity registered under Societies Act, Trust Act और Companies Act। तो अब इसमें बात क्या हो रही है वो पहले मैंने आपको समझा देता हूँ। देखिए, एक होता है होस्ट इंस्टीट्यूट, अभी मैंने जैसे बात की एंकर इंस्टीट्यूट। तो एंकर इंस्टीट्यूट का काम क्या होता है कि छोटे छोटे होस्ट इंस्टीट्यूट बनाना। होस्ट इंस्टीट्यूट यानी कि नियर बाय कॉलेजेस में आपकी अगर कॉलेजेस एंकर इंस्टीट्यूट बन रही है तो उसके नियर बाय कॉलेजेस जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो भी डिप्लोमा कॉलेज यानी पॉलिटेक्निक कॉलेज है, और जो भी ITI कॉलेजेस है, वो सारी होस्ट इंस्टीट्यूट बन सकती है। तो उस होस्ट इंस्टीट्यूट के अंदर ऐसा लिखा हुआ है यहां पर कि अगर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन SKDC या फिर NCVT या फिर GCVT या फिर सेक्टर स्किल काउंसिल, इसमें से अगर कोई भी कोर्सेज जो इन जगहों पर हैं, वो कोर्सेज अगर कोई होस्ट इंस्टीट्यूट करवाना चाहती है तो उसके लिए स्पेसिफिकली यहां पर फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। प्रोवाइडेड होस्ट इंस्टीट्यूशन का कितना वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए? मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी जो भी डिप्लोमा, डिग्री या फिर ITI कॉलेजेस है वो एटलीस्ट 5 वर्ष के लिए उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके यानी जो भी कोर्स जो बनाने वाले हैं, कोर्स जो पढ़ाने वाले हैं, जो पढ़ाएंगे, इंडस्ट्री से पर्सन आएंगे, एक्सपर्ट आएंगे, उनका एक्सपीरियंस 10 वर्ष का होना चाहिए। ऐसा यहां पर लिखा हुआ है। अंडर यानी दोनों के दोनों कॉलेजेस, होस्ट इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्री, वो दोनों के दोनों रजिस्टर्ड होने चाहिए अंडर सोसाइटी एक्ट, ट्रस्ट एक्ट और कंपनीज एक्ट के अंदर।
चलिए अब बताते हैं क्वांटम ऑफ असिस्टेंस, यानी असिस्टेंस रुपये कितने मिलेंगे उसके बारे में बात हो रही है। यहां पर लिखा हुआ है इंडस्ट्री पार्टनर विल असेस द फैसिलिटी अवेलेबल विद द होस्ट इंस्टीट्यूट with respect to requirement for specific training course proposed and prepare a proposal for additional facility required at host institute level and submit online proposal to CED। CED क्या होता है? सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ओके, सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फॉर फर्दर अप्रूवल। तो ये जो सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है ना, उनको जो भी आप इंडस्ट्री, अगर मैं अभी मैं अपने आप को ऐसे होस्ट, एज अ होस्ट इंस्टीट्यूट समझ रहा हूं कि मैं होस्ट इंस्टीट्यूट हूं, तो होस्ट इंस्टीट्यूट क्या करेगा? होस्ट इंस्टीट्यूट एक इंडस्ट्री पर्सन को हायर करेगा, ऊपर के दिखाए गए सेंटर से एक ऑनलाइन कोर्स या ऑफलाइन कोर्स सिलेक्ट करेगा और उसके बाद उस इंडस्ट्री पर्सन को कहेगा कि सर आप हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट लेवल पे पूरी देख लीजिए कि कितनी कितनी यहाँ पर सहूलियत है, और अगर ऐसा लगे इंडस्ट्री पर्सन को कि मुझे कंप्यूटर्स और ज्यादा चाहिए या फिर कुछ मशीनरीज चाहिए, कुछ मशीन्स चाहिए, तो वो रिक्वायरमेंट जो भी स्किल पढ़ानी है उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो इंडस्ट्री पर्सन ऑनलाइन ही सीईडी को भेज सकते हैं। तो ये बात पहले पॉइंट पे लिखी है। फिर लिखा है द कॉस्ट ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग क्लासरूम फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एंड रिफर्बिशिंग of building up to 75%. 75% grant release, 60% in first phase and balance 15% after completion of 5 years. तो उसकी जो नया जो रिक्वायरमेंट दिया गया है वो नए रिक्वायरमेंट के लिए 75% तक की ग्रांट दी जाएगी। यानी कि अगर इंडस्ट्री पर्सन ने 1 लाख रुपए की नई रिक्वायरमेंट भेजी कि मुझे ये क्लासरूम थोड़ा अपडेट करना है, यहाँ पर ओवरहेड प्रोजेक्टर लगाना है या फिर स्टेज बनवाना है या फिर टच स्क्रीन चाहिए, तो उसके लिए 75% की जो ग्रांट होगी ना वो कैसे मिलेगी? वो 60% इन फर्स्ट फेज यानी डायरेक्ट मिल जाएगी ऐसा लग रहा है, और 15% 5 बरस के बाद मिलेगी। ओके, of the total fixed cost limited up to rupees 100 lakh, और ये 100 lakhs तक की ग्रांट दे सकते हैं। will be provided as a financial assistance to the project and the balance cost will be shall be borne by the industry partner। तो जो भी 25% जो बचेगा ना उसमें से, सपोज 1 लाख रुपये हुए तो 75,000 रुपये 75,000 रुपये आपको मिलेंगे, बट बाकी के 25,000 किसको बेयर करने पड़ेंगे? वो इंडस्ट्रीज को बेयर करने पड़ेंगे। However, any contribution eligible under the scheme of Directorate Commissionerate of Technical Education or Directorate Commissionerate of Employment and Training will be treated as a financial assistance under the scheme। अब ये क्या लिखा हुआ है? However, any contribution eligible under the scheme Directorate Commissionerate of Technical Education or Directorate or Commissionerate Employment and Training will be treated as a financial assistance under this scheme। तो अगर जो भी फंड ले रहे हैं ना हम, या तो डायरेक्टरेट से, कमिश्नरेट या टेक्निकल एजुकेशन से, तो वो भी फंडिंग इसी स्कीम के अंदर गिनी जाएगी, उसको सेपरेट नहीं गिना जाएगा। The center must be commenced within 2 years from the sanction, otherwise no financial assistance will be provided। तो सेंटर को चालू भी होना पड़ेगा 2 वर्ष के अंदर, वरना कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पर नहीं मिलेगी। यानी शायद 60% मिल जाएगा बट 15% नहीं मिलेगा अगर 2 वर्ष के अंदर आफ्टर प्रोवाइडिंग सच काइंड ऑफ फैसिलिटी ग्रांट यूटिलाइज नहीं हुई तो। ओके, फिर बात हो रही है refurbishing of the existing building premises dedicated for the specific training courses। अगर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को भी रिफर्बिश करना है, पार्टीशन लगाना है बीच में, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, सोफे वोफे मंगवाने हैं, चेयर अच्छी वाली चाहिए, या फिर कोई अगर मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करवा रहे हो तो उसके लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए, ग्लू चाहिए, वोल्ट मीटर चाहिए, मल्टीमीटर्स चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए अगर कर रहे हो तो यूटीएम मशीनरी या फिर उसको जो फाउंडेशन है वो करवाना है, तो उसके लिए रिफर्बिशिंग और एग्जिस्टिंग बिल्डिंग प्रीमाइसेस
dedicated for the specific training courses will be eligible for financial support limited to 20% of the project cost and maximum up to 20 lakh rupees. अब ये देखिए 20 लाख रुपए तक ये हो सकता है, बट उसमें कंडीशन लिखी है 20% ऑफ द प्रोजेक्ट कोस्ट. अगर प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1 लाख रुपए है तो 20,000 रुपए तक रिफर्बिशिंग हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है. ओके, अब लिखा हुआ है असिस्टेंस फॉर दी recurring cost like remuneration to external faculties, raw material, training material, tools and other consumables, electricity bills, stationery cost and other administrative expenses as approved by the institutional management committee will be provided as per procedure in para 6 below. अब para 6 में दिखाया हुआ है कि जो भी ये क्या कहें कि एक्सटर्नल फैकल्टीज लाने हैं, उनको रेन्यूमरेशन देना है, रॉ मटेरियल की जो बात हो रही है, ट्रेनिंग एंड मटेरियल की जो बात हो रही है, वो सारों के लिए कितना रुपया मिलेगा वो पैराग्राफ 6 में लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. 5 नंबर का पॉइंट, होस्ट इंस्टीट्यूट विल प्रोवाइड सर्विस ऑफ देयर इंटरनल फैकल्टीज फ्री ऑफ चार्ज एज अ पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन अंडर द स्कीम. तो जो भी इंटरनल फैकल्टीज रहेंगे उनको कोई होस्ट इंस्टीट्यूशन के इंटरनल फैकल्टीज को कोई रुपीस नहीं मिलेंगे. ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 6 नंबर के पॉइंट का. नेट रिकरिंग कॉस्ट मींस बैलेंस ऑफ टोटल रिकरिंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड माइनस कोर्स फी रिसीव्ड. 75% of the recurring cost will be reimbursed to the industry partner as a financial assistance and balance expenses shall be borne by the industry partner. तो ये जो बात हो रही है ना, ऐसा है कि पहले इंडस्ट्री पर्सन 100% रुपीस यहाँ पर लगाएंगे, मुझे ये समझ में आ रहा है, फिर उसके बाद में 75% रुपीस उस इंडस्ट्री पर्सन को वापस मिल जाएंगे और बाकी की जो रिमेनिंग जो 25% के कॉस्ट है वो तो इंडस्ट्री को बेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडस्ट्री ही यहाँ पर कोर्स करवा रहे हैं और स्किल इतनी एनहांस कर रहे हैं ताकि वो इंडस्ट्री में यूज भी हो पाए. तो जो मदद है, जो इंडस्ट्री को पूरा स्किल देने के लिए जो रुपये लगाने पड़ते थे, अब वो 75% नहीं लगाने पड़ेंगे, ओनली 25% से काम हो जाएगा. बहुत अच्छी स्कीम है. आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7. इंडस्ट्री पार्टनर एंड होस्ट इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रिसिटी विल सबमिट परफॉर्मेंस बैंक गारंटी ऑफ 10% ऑफ द सैंक्शन ग्रांट. Industry partner and host institute collectively will submit the performance bank guarantee of 10% of the sanction grant. तो इंडस्ट्री पार्टनर जो है और होस्ट इंस्टीट्यूट है वो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी देंगे कि ये जो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उससे इतना एनहांस होगा स्किल कि एम्प्लॉयबल हो पाएंगे स्टूडेंट्स. उसके लिए 10%, अगर 1 लाख रुपए की पूरी स्कीम है तो 10,000 रुपए की बैंक गारंटी देनी पड़ेगी. However, the ultimate responsibility for the performance of the center will be rest upon industry partner only. तो अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री पार्टनर पे हो रही है, बट होस्ट इंस्टीट्यूशन से ऐसे लिया जाता है कि इंडस्ट्री पार्टनर ने सपोज थोड़े से रुपये दिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, फिर भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो फिर वहां पर होस्ट इंस्टीट्यूशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. इफ इंडस्ट्री पार्टनर और होस्ट इंस्टीट्यूट इज फाउंड टू बी deviating from the purpose of this objective by engaging in any malpractices or otherwise, immediate administrative action including debarment of recovery of grant will be taken. The decision of the SLEC यानी special committee जो होती है इसकी will be final and binding on all parties concerned. Okay, अब लिखा हुआ है जो यहाँ पर बात थी कि IMC करेंगी, कि इसमें यही लिखा हुआ है कि अगर कोई माल प्रैक्टिसेस कर रहा है, कोई इंडस्ट्री का पर्सन ज्यादा रुपये बता रहा है और स्किल भी कुछ नहीं दे रहा है, तो उससे रिकवरी भी हो सकती है. ओके, अब 3.4 में लिखा हुआ है इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट कमिटी IMC. यहाँ पर है इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट कमिटी, ये वर्ड हमने ऊपर 5 नंबर के पॉइंट में देखा था, मैं वापस दिखा देता हूँ. ये रहा IMC 4 नंबर के पॉइंट में लास्ट लाइन पे लिखा हुआ है कि IMC में लिखा हुआ है कि कितना हमें जो एक्सटर्नल फैकल्टीज को रिन्यूमरेशन देना है, रॉ मटेरियल, ट्रेनिंग मटेरियल जो प्रोवाइड करना है, उसके लिए कितना खर्चा होगा, वो इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट कमिटी डिसाइड करेगी. सो इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट कमिटी विल बी फॉर्म्ड बाय इनकॉर्पोरेटिंग ऑफिशियल्स फ्रॉम डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग और
डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन DTE से भी हो सकते हैं पर्सन, और इंडस्ट्री कमिश्नरेट, और यूनिवर्सिटी, और एजुकेशन डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री पार्टनर, CED एंड एक्सपर्ट टू रन एंड सुपरवाइज ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द सेंटर। तो ओवरऑल इफेक्टिवनेस यही सभी लोग जो आ रहे हैं उनके सुपरविजन के बाद मिलेगी। ओके, फिर लिखा हुआ है रोल ऑफ इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट कमेटी। फर्स्ट रोल क्या है? टू डिसाइड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द equipment and training facilities and procedures the asset procure the assets। पहले देखेंगे वो लोग जो भी एक्सपर्ट यहाँ से हायर करेंगे होस्ट इंस्टीट्यूशन, सपोज हमने DTE से कोई एक्सपर्ट बुलाया तो वो देखेंगे पहले यहाँ पर कि यहाँ पर सही में रिक्वायरमेंट है कोई भी मशीन लगाने की। फिर दूसरा पॉइंट है टू डिसाइड एंड फाइनलाइज द कोर्स कंटेंट टू मेक इट इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिव। कोर्स कंटेंट इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है वो भी सुपरवाइज करेंगे। To determine the fee structure for the course for participation other than those sponsored by the industry partner। तो ये जो फी स्ट्रक्चर है for the course for participation participant other than, ओके, तो यहाँ पर कोर्स की फीस भी रह सकती है जो भी होस्ट इंस्टीट्यूशन रखेंगे, और वो फीस कितनी रहेगी वो भी ये एक्सपर्ट इंटरनल मैनेजमेंट कमेटी IMC के एक्सपर्ट ही बताएंगे। To appoint the training coordinator, ट्रेनिंग के कोऑर्डिनेटर को अपॉइंट भी किया जाएगा। To select external faculties and decide their remuneration, एक्सटर्नल फैकल्टी के रिम्यूनरेशन को भी डिसाइड किया जाएगा। To brand and promote the objectives of the center as deemed fit, ब्रांडिंग कैसे करनी है, सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार कैसे करना है वो भी डिसाइड होगा यहाँ से। To review the progress, और प्रोग्रेस को बार बार रिव्यू भी किया जाएगा। ओके, रोल ऑफ द होस्ट इंस्टीट्यूट, होस्ट इंस्टीट्यूट का रोल क्या रहेगा? द रोल ऑफ द होस्ट इंस्टीट्यूट इज टू प्रोवाइड ऑल अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, इंटरनल फैकल्टीज एंड एनवायरनमेंट रन ट्रेनिंग एक्टिविटी। ऑन कंप्लीशन ऑफ द ऑपरेटिव पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द कमिशनिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम, the assets acquired for such training course will be automatically be transferred to the host institute। तो होस्ट इंस्टीट्यूट को एक ही फायदा है यहाँ पर ये पूरा प्रोग्राम करने से, वो फायदा है कि 5 वर्ष के बाद ये जो स्किल डेवलपमेंट करने के लिए जो भी एक्वायर हुई है मेंटेनेंस या सॉरी मशीनरीज या टूल्स या जो भी चीजें यहाँ पर आई है वो सारी की सारी उस इंस्टीट्यूशन की हो जाएगी। और ये सारी चीजें 5 वर्ष तक होस्ट इंस्टीट्यूशन को बार बार इंडस्ट्री जब भी आए तब उनके इंटरनल फैकल्टीज भी देने हैं, और साथ में इंडस्ट्री से जो पर्सन आ रहे हैं उनके लिए भी सहूलियत बनानी है, ये कोर्स हो पाए उसके लिए। आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ इंडस्ट्री पार्टनर, इंडस्ट्री पार्टनर का क्या रोल रहेगा? टू प्रोवाइड ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर, मास्टर एंड एक्सटर्नल फैकल्टीज। इंडस्ट्री से एक्सपर्ट्स आएंगे। ओके, सेकंड पॉइंट है टू ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर पर्पस ऑफ दिस स्कीम। तो एक नई स्कीम चलाने के लिए बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। फिर थर्ड पॉइंट है टू कंट्रीब्यूट मिनिमम 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी एंड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग क्लासरूम फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एंड कॉस्ट ऑफ रिफर्बिशिंग बिल्डिंग। तो जो भी पूरा जो कॉस्ट है उसमें से 25% कॉस्ट बेयर भी करना है। फिर लिखा हुआ है टू कंट्रीब्यूट मिनिमम 25% ऑफ द नेट रिकरिंग कॉस्ट, यानी ओवरऑल मिला के जो भी जितना भी खर्चा होगा उसमें से 25% इंडस्ट्री को बेयर करना है। टू सबमिट 10% ऑफ द सैंक्शन ग्रांट एज परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। तो ये जो 10% है सैंक्शन ग्रांट एज अ परफॉर्मेंस बैंक गारंटी के तौर पे सबमिट करनी होगी। टू मेंटेन सेपरेट अकाउंट्स फॉर रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के लिए अलग से अकाउंट रखना होगा। To sponsor trainees at the rate of minimum 25% intake capacity of course per batch and provide employment to at least 75% of the sponsored trainee। तो जो भी यहाँ से प्रोग्राम करेंगे उसमें से 75% को प्लेसमेंट भी देना होगा, एम्प्लॉयमेंट भी देना होगा। पॉइंट नंबर 5 बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, और यहाँ पर अगर वो ऐसे पर्सन मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा है। To train the faculty of the host institution for capacity building। Okay, जो host institution के पर्सन है उनको भी ट्रेन करना है। To facilitate for implant practical training to the trainees।
तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी है ट्रेनीज को टू कैरी आउट थर्ड पार्टी स्किल असेसमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स थ्रू empaneled body experts under National Skill Development Corporation, NCVT, CGVT, GCVT, Skill Sector Council and other national and international body as approved by SLEC. तो approved जो भी होगा SLEC से वो कोर्स को थर्ड पार्टी स्किल असेसमेंट करवाई जाएगी, यानी तीसरा पर्सन आके देखेगा कि ये सारे पॉइंट्स मेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. To ensure that 75% of the batch get job, appointment letter and bank statement of salary credited will be accepted as a proof of employment. Wow. तो 75% जो भी यहाँ पर आएंगे पर्सन, 10 भी आया तो उसमें से 8 बंदों को तो इनको सिलेक्ट करना ही है. अदर कंडीशंस, और भी कंडीशंस है. क्या है? सेंटर शुड बी commenced during first 6 months from the date of issue of sanction order and must continue its operation at least for 5 years from the date of its commencement of the first batch. तो 6 महीने के अंदर जैसे ही सैंक्शन मिलता है 6 महीने के अंदर ये स्टार्ट हो जाना चाहिए और 5 वर्ष तक चलना चाहिए. The payment will be made on reimbursement basis. First make expenses and then claim. तो पहले इंडस्ट्री वाले को 100% यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और बाद में क्लेम वहां से क्लियर होगा. Purchase process must be transparent and prior approval from CED will be required. तो CED को पहले ही बता देना है कि परचेस की जा रही है, उसके बाद में ही परचेस करनी है. Minimum 180 trainees in 6 batches or more. Batch size less than 10 not permitted, but must be trained every year. तो 180 जो ट्रेनी है उसको तो ट्रेन करना ही है और 75% को प्लेस भी करवाना है. तो 180 में से आप समझ लीजिए कि ऑन एंड अराउंड 18 मल्टीप्लाई बाय 5 90 तो वो हो गए और साथ में और भी 7.5 करना है ना, तो मोर देन 140 लोग यहाँ से प्लेस होने चाहिए. 130 अराउंड 130 140 के अराउंड लोग यहाँ से प्लेस होने चाहिए. 90 प्लस 45 135 लोग 180 ट्रेनिंग में से प्लेस होने चाहिए. 180 मिनिमम बैचेस यहाँ से पढ़नी चाहिए पर ईयर, एवरी ईयर लिखा हुआ है यहाँ पर. ओके. ट्रेनिंग सेंटर कैन बी यूज्ड एज अ सर्विस सेंटर फॉर इंडस्ट्री क्लस्टर and industry for the maximum utilization of infrastructure and machinery, creating a revenue generation model and if self sustainability. तो ट्रेनिंग सेंटर को ऐसे भी यूज करना है सर्विस सेंटर के तौर पे, इंडस्ट्री क्लस्टर के तौर पे और इंडस्ट्री के लिए भी यूज करना है ताकि वहां से सेल्फ रेवेन्यू जनरेट हो पाए. तो जो बड़ा बड़ा पॉइंट है स्कीम नंबर 2 से, अगर ब्रिज कोर्स किसी भी इंस्टीट्यूशन को होस्ट इंस्टीट्यूशन बनना है तो उनको एंकर इंस्टीट्यूशन के साथ जाके बात करनी पड़ेगी. आप पहले सर्च कीजिएगा आपके आजू बाजू के एरिया में गुजरात इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020 की होस्ट इंस्टीट्यूशन कौन कौन सी है जो 2025 तक नॉमिनेटेड है. उनको कांटेक्ट कीजिए, उनको कहिए कि सर हम एक ब्रिज कोर्स यहाँ पर चलाना चाहते हैं. ये सारी कंडीशन में 2 कंडीशन ध्यान में रखिएगा. आपके पास एक ऐसी इंडस्ट्री होनी चाहिए जो इंडस्ट्री 75% लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी ले और साथ में 100% एक्सपेंसेस पहले से बेयर करे, यानी एक सेंटर भी खड़ा करे इंडस्ट्री जिसमें से 100% पहले वो रुपये भेजे, उसमें से 25% रुपये उनको नहीं मिलेंगे, 75% की ग्रांट अप्रूव होगी. जो भी प्रोक्योरमेंट करनी है वो होस्ट इंस्टीट्यूशन में करे, 5 वर्ष के लिए रन करे कोर्स, 180 स्टूडेंट्स पर ईयर पढ़ाए मिनिमम और उसमें से 135 स्टूडेंट्स को एम्प्लॉय बना पाए. तो ये कंडीशंस थोड़ी सी डिफिकल्ट है मगर फिर भी ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है. अगर आपके पास ऐसी कोई भी पर्सन है या कोई भी इंडस्ट्री पर्सन है तो प्लीज मेरा कांटेक्ट कीजिएगा ताकि मैं भी इसमें से कुछ आगे समझ पाऊं, इसको आगे बढ़ा पाऊं या आपका कोई भी क्वेश्चन है वो भी हम सॉल्व कर पाए. तो इसी के साथ आशा करता हूं कि आपको ये पॉलिसी समझने में थोड़ी सी आसानी हुई होगी. अब हम मिलेंगे थर्ड पॉलिसी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे.